हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सावन सी टेक एकेडमी में। दोस्तों, हमने कल जो है प्रत्यय ख़त्म किया है और आज हम वाक्य विचार को ख़त्म करेंगे। तो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? चलिए, आशा करता हूँ स्वस्थ और मस्त होंगे। तो दोस्तों, कॉपी और पेन लेकर बैठ जाइए और नोट्स बनाना तैयार करिए। तो दोस्तों देखिए, मैं बता दूं आपको, उत्तर प्रदेश पुलिस की परीक्षा की तिथि नज़दीक आ चुकी है, जो कि आपका 17 और 18 फरवरी 2024 को है। तो दोस्तों, आपने सिटी तो चेक कर ही लिया होगा और दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि कल या परसों में आप लोग अपना एडमिट कार्ड निकाल लेंगे। तो चलिए, मैं चाहता हूँ कि आप अपनी परीक्षा में अच्छे नंबर लाएं और अपना माँ बाप का नाम रोशन करें। तो दोस्तों, अगर कोई भी दिक्कत हो तो हमारे यूट्यूब चैनल पर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और मैं चाहूँगा कि आपकी पूरी सहायता की जाए। तो दोस्तों, कोई भी दिक्कत तो सावन सीटेट एकेडमी। तो चलिए, आप वाक्य विचार के बारे में आपको बताते हैं। दोस्तों, हाँ, पहली बात ये कि मैं न दोबारा न अंत में न पहले कुछ भी नहीं बोलता हूँ। तो इसलिए अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। वक्ता के अर्थ को पूर्ण रूप से स्पष्ट करने वाले शब्द समूह को वाक्य कहते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, क्या कह रहा है ये? वक्ता के अर्थ को पूर्ण रूप से स्पष्ट करने वाले शब्द समूह को वाक्य कहते हैं। शब्द समूह ये तो आप लोग जानते ही होंगे, शब्द समूह क्या होता है। शब्द समूह इसी को कहते हैं, इसी को कहते हैं। किसी को भी जो एक लाइन में लिखा जाए उसे शब्द समूह कहते हैं। ठीक, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? तो वो दोस्त आपको मालूम है, ये प्रश्न आ जाता है। तो ये वर्ण होता है। ठीक, और वर्णों के सार्थक समूह से शब्द निर्मित होता है। ठीक, वर्णों के सार्थक समूह से शब्द निर्मित होते हैं। ठीक, ये ध्यान देने वाली बात है दोस्तों। पहला क्या? ये कि भाषा की सबसे छोटी इकाई तो वर्ण। ठीक है, और वर्णों के सार्थक समूह से क्या बनता है? शब्द बनता है। ठीक, तो दोस्तों, वह शब्द जो सार्थक समूह से वाक्य। ठीक है, अब देखिए आप लोग, इसमें क्या पूछ बता रहा है? जो सार्थक समूह से वाक्य। ठीक, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जो शब्दों से मिलकर ये लाइन बनी हुई है, वाक्य बनी हुई है, इसी को हम क्या कहते हैं? शब्द समूह कहते हैं दोस्तों। ठीक, चलिए, अर्थात अगर शब्दों के सार्थक क्रम को बदल दिया जाए तो वक्ता का अभिप्राय स्पष्ट नहीं हो सकेगा। ठीक, तो देखिए, जैसे विभा छत के ऊपर खड़ी है। क्या? विभा विभा जैसे विभा छत के ऊपर खड़ी है। क्रम बदलने पर क्या होता है? क्रम बदलने पर छत है विभा के ऊपर खड़ी। तो ये बताओ दोस्तों, छत है विभा के ऊपर खड़ी, क्या ऐसा हो सकता है? छत है विभा के ऊपर खड़ी तो नहीं। ठीक है, अब इसमें क्या बता रहा है? इस प्रकार। ठीक है, इस प्रकार बता रहा है। इस प्रकार दोस्तों, शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य करते हैं। अर्थ के संप्रेषण की दृष्टि से भाषा की पूर्ण इकाई वाक्य है। संरचना की दृष्टि से पदों का सार्थक समूह ही वाक्य है। ठीक, तो ये हो गया आपका परिभाषा, आप मान लीजिए, या इसको आप इंट्रोडक्शन मान लीजिए। ठीक, तो वाक्य के अंग। चलिए दोस्तों, अब मैं आपको यहाँ पे जो है मेन पार्ट से यहीं से शुरू होते हैं। ठीक, देखिए, मुख्यतः वाक्य के दो अंग होते हैं। पहला उद्देश्य, दूसरा विधेय। अब हम उद्देश्य और विधेय को भी समझेंगे। दोस्तों, उद्देश्य, उद्देश्य क्या होता है? वाक्य में जिसके संबंध में कुछ कहा जाता है उसे उद्देश्य कहते हैं और वाक्य में कर्ता ही उद्देश्य होता है। ये ध्यान रखने वाली बात है। तो मैं आपको अब बताता हूँ उद्देश्य क्या है। जैसे यथा दादा
जी ने पूजा की। तो इसमें आप देख लीजिए कर्ता कौन है, कर्ता दादाजी हैं। तो दादाजी ने क्या किया, पूजा किया। तो हम उद्देश्य संबंध में क्या रखेंगे, वाक्य कर्ता ही उद्देश्य है। ठीक, तो अब दादाजी उद्देश्य हो गए। अगर मैं यहाँ सिर्फ लिखूँ पूजा की, तो पूजा की, क्या पूजा की, कुछ नहीं समझ में आएगा आपको। अगर मैं वही लिख दूँ माता जी ने पूजा की, दादाजी ने पूजा की, चाचा जी ने पूजा की, तो ये शब्द आपको समझ में आ जाएगा। अब देखिए दूसरा, लड़के क्या कर रहे हैं, लड़के खेल रहे हैं। लड़के खेल रहे हैं दोस्तों, लड़के खेल रहे हैं। आपको इसमें क्या करना है दोस्तों, आपको ये देखना है क्या, लड़के। देखिए लड़के इसमें आप स्पष्ट नहीं होगा कि कितने लड़के, मगर लड़के खेल रहे हैं। ये अनिश्चित वाक्य भी इसको सॉरी अनिश्चित शब्द भी माना जा सकता है, या अनिश्चित। ठीक है, लड़के लिखने पर अनिश्चित हो जाता है, क्योंकि एक लड़का, दो लड़का, तीन लड़का, चार लड़का, पांच लड़का, कितने लड़का खेल रहा है वो नहीं मालूम होगा। ठीक, अब देखिए इन वाक्यों में दादाजी व लड़कों के बारे में बताया जा रहा है, अर्थात ये दोनों उद्देश्य हैं। ठीक, चलिए अभी आपका कंफ्यूजन दूर हुआ कि नहीं हुआ, अगर नहीं हुआ है तो कमेंट बॉक्स रेडी है। चलिए अब हम दोस्तों दूसरा देखेंगे, विधेय। क्या देखेंगे, विधेय देखेंगे। विधेय के बारे में क्या समझेंगे, उद्देश्य अर्थात कर्ता के संबंध में वाक्य में जो कुछ भी कहा जाता है वह विधेय होता है। ठीक, अब चलिए, यथा मोर नाच रहा है, बालक दूध पी रहा है। ठीक, ये क्या हो गया, विधेय। तो इसमें क्या लिखा हुआ है, उद्देश्य अर्थात कर्ता के संबंध में वाक्य जो भी कहा जाता है वह विधेय होता है। अभी तक हमने क्या जाना, अभी तक हमने ये जाना कि अगर मान लीजिए उद्देश्य देखना हो तो ये हो गया मोर, क्या हो गया, उद्देश्य, और ये आपका विधेय हो गया। जैसे बालक उद्देश्य, दूध पी रहा है, ये विधेय हो गया। क्लियर है, जिसको भी क्लियर नहीं है वो दोबारा से वीडियो देखेगा, एकदम क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए वाक्य भेद देखेंगे दोस्तों। वाक्य भेद आपको मालूम है, वाक्य भेद, तो वाक्य भेद के बारे में आप नहीं जानते हैं तो देखिए वाक्य भेद क्या है। वाक्य भेद जो होता है वो क्रिया, अर्थ अर्थ तथा रचना के आधार पर वाक्य के अनेक भेद व प्रभेद किए गए हैं। ठीक है दोस्तों, क्रिया के आधार पर। ठीक है, अब देखिए क्रिया के आधार पर क्रिया के अनुसार तीन प्रकार होते हैं, जो कृतवाच्य। ठीक है, कृतवाच्य, कृतवाच्य के बारे में देख लीजिए। कृतवाच्य क्या है, कृतवाच्य जब वाक्य में क्रिया का संबंध सीधा कर्ता से होता है। ठीक, जब वाक्य में क्रिया का संबंध सीधा कर्ता से होता है, वह क्रिया के लिंग वचन कर्ता कारक के अनुसार प्रयुक्त होते हैं, उसे कृतवाच्य कहते हैं। ठीक है, कृतवाच्य कहते हैं, क्यों, जैसे अब देखिए, जैसे सीता गाना गा रही है, अब इसमें क्या बता रहा है, क्रिया, ठीक, का संबंध सीधे कर्ता से होता है। तो कर्ता कौन है, कर्ता कौन है, सीता है। गाना गा रही क्या है, क्रिया कर रही है, क्या कर रही है, क्रिया कर रही है। तो वो आप कैसे, इसमें आपसे पूछ दिया कि कर्ता कौन है और क्रिया क्या है, तो आप लिखेंगे सीता। सीता क्या है, कर्ता है। ठीक, और फिर उसके बाद सीता कर्ता, ठीक है, और क्रिया, क्रिया है आपका गाना गा रही है। ठीक, गाना गा रही है। तो दोस्तों आपने क्या देखा, कर्ता कौन, सीता, क्या कर रही, गाना गा रही। अब इतना समझाना पड़ जाए दोस्तों तो आप यूपी पुलिस का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, सीटेट का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं और अन्य भर्तियों का एग्ज़ाम देंगे, तो ये बताइए, आपसे बस कृतवाच्य के बारे में पूछ लिया कि जब
वाक्य में संबंध या वाक्य में क्रिया का संबंध सीधे कर्ता से होता है तो उसे क्या कहते हैं? तो आप किस पे टिक करेंगे? कृतवाच्य पे टिक करेंगे। चुटकी में आंसर आ जाएगा। चलिए, दूसरा तो नहीं बताना पड़ेगा, चलिए बता देते हैं। अनुष्क, ठीक है, अनुष्क गाना गा रहा है, मतलब ये क्या है? कर्ता, ये क्रिया। ठीक, खत्म। चलिए, कर्मवाच्य। दोस्तों, अभी हमने आपको क्या बताया? कृतवाच्य। आप क्या देख रहे हैं? कर्मवाच्य। जब वाक्य में कर्म को केंद्र में रखकर, ध्यान दीजिएगा, कहीं इधर उधर ध्यान न रखिए। मैं जो बोल रहा हूँ, जो वाक्य बोल रहा हूँ, जो शब्द बोल रहा हूँ, उस पर ध्यान रखिए। कर्मवाच्य। जब वाक्य में कर्म को केंद्र में रखकर, देखिए, वाक्य में कर्म को केंद्र में रखकर कथन किया जाता है तथा कर्ता को कारण में बदल दिया जाता है तो उसे कर्मवाच्य कहा जाता है। आपको समझ में आया? चलिए, समझाता हूँ। जब वाक्य के कर्म को केंद्र में रखकर, तो क्या होता है? कर्म, जो कर्म हो रहा हो उसको केंद्र में रखा जाए। तो आप यहाँ ध्यान दीजिएगा एक बार। श्रेया द्वारा खेला गया, तो क्या किया गया? खेल खेला गया। ठीक, एक बार शब्द को ध्यान दीजिए आप लोग, केंद्र में रखकर। तो आपको केंद्र ही तो ढूंढना है भैया, और क्या करना है? अब यहाँ देख लीजिए, अयन के द्वारा, ये फर्स्ट हो गया, पिया गया थर्ड हो गया, सेकंड में क्या है? दूध है मित्रों। क्या है? दूध है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, एक बार में टिक। खेल, दूध। ठीक, ये आपका थर्ड पार्ट, ये आपका फर्स्ट पार्ट, ये आपका सेकंड पार्ट। ठीक, खत्म। चलिए, भाववाच्य में आते हैं दोस्तों। जब वाक्य में क्रिया कर्ता व कर्म के अनुसार प्रयुक्त न होकर भाव के अनुसार होती है तो उसे भाववाच्य कहते हैं। जैसे, सगुन से पढ़ा नहीं जाता, सगुन से चला नहीं जाता, सगुन से खाया नहीं जाता, सगुन से सोया नहीं जाता, सगुन से रहा नहीं जाता। ऐसे सारे शब्द क्या है? ये भाववाच्य हैं दोस्तों। क्यों? उसमें भाव है। भाव क्या है? उसको रहा नहीं जाता। अरे, रहा नहीं जाता, क्यों नहीं रहा जाता? तो उसके अंदर भाव आ रहे हैं कि मुझे रहा नहीं जाता। जैसे पेट में दर्द होता है तो लोग क्या कहते हैं? अरे भैया, हमको रहा नहीं जा रहा है अब। ठीक है, चलिए, अब मैं आपको दिखाता हूँ क्या। अब और आगे ले चलता हूँ आपको, अर्थ के आधार पर दोस्तों। ठीक है, ये देखिए, बहुत कमाल की चीज़ है दोस्तों। इसमें देखिए आप, अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद। ठीक, वाक्य के 8 भेद। आज्ञावाचक, सॉरी, यहाँ शुरू करते हैं। ठीक, देखिए, अर्थ के आधार पर वाक्य 8 भेद। वाक्य अभी आपको गमले के निशान में दिखाया जा रहा है। विधानवाचक, निषेधवाचक, प्रश्नवाचक, आज्ञावाचक, विस्मयादिवाचक, इच्छावाचक, संदेह सूचक और संकेतार्थक। ठीक है, अब देखिए, ये हो गया आपका 8। चलिए, ये 8 आपको पढ़ना पड़ेगा दोस्तों। ये मत सोचिएगा कि यहीं से हो गया, क्योंकि इसके बारे में आपको जानना पड़ेगा कि इसके अंदर क्या है। ठीक, चलिए, विधानवाचक। अभी यहाँ से मैंने आपको बताया, अब विधानवाचक को हम शुरू करेंगे। विधानवाचक वाक्य, जिस वाक्य में किसी काम या बात का होना पाया जाता है, विधानवाचक वाक्य कहलाता है। दोस्तों, वीडियो थोड़ी बड़ी बन सकती है, लंबी हो सकती है, और थोड़ा सा आपको देखने में टाइम लग सकता है। अब देखिए, पढ़ाई हमेशा बोरिंग होती है दोस्तों। क्यों? क्योंकि वो मूवी नहीं है, आपको इंटरटेनमेंट नहीं,
इसलिए आप उसको इंटरटेनमेंट की तरह लीजिए। आपको नहीं पढ़ने, अगर 10 मिनट पढ़ने का मन है 10 मिनट पढ़िए, 10 मिनट टहलिए, फिर 10 मिनट पढ़िए, मगर उसके बीच में कुछ नहीं करने का है, ठीक है। तो इसमें बता क्या रहा है, जिस वाक्य में किसी काम या बात का होना पाया जाता है वह विधानवाचक वाक्य कहलाता है। अब विधान, ऐसे क्यों विधान हम बोल रहे हैं, आपने सुना होगा कभी, अभी पहले पहले क्या विधान में जो लोग, बुढ़े लोग क्या बोलते थे, जो बुजुर्ग लोग हैं वो लोग क्या बोलते थे, अरे जो विधि में लिखा रहेगा वही ना होगा। विधान, विधान किसे कहते हैं, जो काम हो रहा है उसी को हम कहते हैं विधानवाचक। जैसे मैं खाता हूँ तो क्या कर रहा हूँ दोस्तों, काम का होना, मैं खा रहा हूँ वो काम कर रहा हूँ। शगुन मेरी सहेली है, ये क्या है, बात का होना, सहेली से बात ही तो करोगे आप, और क्या करोगे। चलिए निषेधात्मक वाक्य के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों मैं इतनी सरलता पूर्वक समझा रहा हूँ, अगर आपको न समझ में आए तो कोई आपको समझा ही नहीं पाएगा। चलिए, निषेधात्मक वाक्य, जिस वाक्य में किसी बात के न होने या काम के अभाव या नहीं होने का बोध हो वो निषेधात्मक वाक्य कहलाते हैं। जैसे सड़क पर मत भागो, अरे भैया सड़क पर नहीं भागने के लिए लोग क्यों बोलेंगे, क्योंकि उस पे कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत हो सकती है, इसलिए आपको मना किया जा रहा है, सड़क पर मत भागो। ठीक, अनुष्क घर पर नहीं है, वो क्या है, मना किया जा रहा है, भैया वो घर पे है ही नहीं, तो वो निषेधात्मक हो गया। आपने कभी कभी देखा होगा विद्यालय में या कभी हॉस्पिटल में या कहीं गवर्नमेंटेड सेक्टर में या प्राइवेट सेक्टर में आप गए होंगे तो कहीं कहीं देखे होंगे प्रवेश निषेध लिखा होता है। क्यों लिखा होता है, प्रवेश निषेध इसीलिए लिखा होता है कि आप वहाँ पे बिना आज्ञा प्रवेश न करें, इसीलिए प्रवेश निषेध लिखा जाता है, तो वो निषेधात्मक वाक्य है। अब समझ में आया मित्रों, नहीं समझ में आया तो कमेंट डालो भैया, कमेंट में समझा देंगे। चलिए प्रश्नवाचक देख लेते हैं आज। प्रश्नवाचक क्या है, इसको प्रश्नार्थक वाक्य भी कहते हैं। प्रश्न का बोध कराने वाला भैया, प्रश्न का बोध कराने वाला, ठीक है। प्रश्न का बोध हो रहा है तो उसको क्या कहेंगे, प्रश्न पूछा, प्रश्न पूछे में किया और उसका प्रश्नार्थक वाक्य कहते हैं। आप कहाँ जा रहे हैं, पीछे तो क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, ध्यान दो। आप क्या खा रहे हैं, आप क्या खेल रहे हैं, ठीक है। ये सारे शब्द क्या है भैया, ये वाक्य क्या कह रहे हैं, ये क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि आप प्रश्न पूछ रहे हैं। इसमें आप ऐसे ही चुटकी बजाते ही आंसर मिलेगा आपको, चुटकी बजाते हुए, ठीक है। क्यों, आप कहाँ जा रहे हैं, तुरंत प्रश्नवाचक चिन्ह दिमाग में लगा लीजिए आप। क्योंकि देखिए प्रश्नवाचक चिन्ह तो आपको लगा के देगा नहीं वो, क्यों कि उसको उत्तर ऐसे आसानी से अगर बताना रहेगा तो वो पेपर आपसे लेगा क्यों, बताइए। उसको आपको परेशान करना है, उसके बाद आपको आंसर खुद देना पड़ेगा, ठीक। चलिए आज्ञावाचक वाक्य देख लीजिए। जिस वाक्य में आज्ञा, अनुमति, उपदेश व विनय का बोध हो वह आज्ञार्थक या आज्ञावाचक शब्द या वाक्य कहलाते हैं, ठीक। अब देखिए, जैसे अनुष्का अपना कमरा साफ करो, अनुष्क या अनुष्का अपना कमरा साफ करो, अरे भाई कमरा साफ करो क्या मतलब है, क्यों, उसके मम्मी पापा उसको आज्ञा दे रहे हैं कि तुम अपना कमरा साफ करो क्योंकि तुमने गंदा कर दिया है, ठीक। अयन इस कुर्सी पर बैठो, आप कभी कभी विद्यालय में गए होंगे, कोई शिकायत अगर चली आती है या कुछ भी हो जाता है तो अगर ये आपके टीचर बुलाते हैं तो कहते हैं बैठो, चेयर पे बैठो, स्टूल पे बैठो, बेंच पे बैठो, क्यों, वो आज्ञा आपको दे रहे हैं, उसका पालन आपको करना है। तो क्या होता है,
आज्ञावाचक शब्द है। ठीक है, चलिए विस्मयादिबोधक वाक्य। भैया बहुत आसान है ये बहुत आसान है ये सब। विस्मयादिबोधक वाक्य, जिस वाक्य में हर्ष शोक घृणा व विस्मय आदि भाव प्रकट होते हैं उसे विस्मयादिबोधक वाक्य कहते हैं। अब एक ट्रिक बताऊं आपको विस्मयादिबोधक का। आप देखिए, अगर ऐसे और ऐसे चिन्ह लगा हो, कोष्टक में हो चाहे कहीं से भी हो, उसको आप क्या कहेंगे? विस्मयादिबोधक चिन्ह है ये। ठीक, ये आपका विस्मयादिबोधक चिन्ह। आप क्या करेंगे? तुरंत पकड़ लेंगे। देखिए, अरे यह क्या हो रहा है, या क्या हो गया, या ये क्या हो रहा है। ठीक, वाह कितना सुंदर दृश्य है, वाह कितना अमूल्य दृश्य है। ठीक है, ये सारे शब्द आते हैं, ये वाक्य आते हैं। तो ये देखिए चिन्ह आपके यहाँ पीछे आगे पीछे लगा हुआ है। देखिए विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, इससे आप पकड़ लेंगे कि ये विस्मयादिबोधक वाक्य है। क्लियर है? क्लियर है दोस्तों? तो आगे बढ़े। ठीक, इच्छावाचक, इच्छार्थ वाक्य, जिस वाक्य में किसी आशीर्वाद इच्छा कामना का बोध हो उसे इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। ठीक, इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। आप देख लीजिए, कंफ्यूज ना होइएगा, इसमें भी आप देख लीजिए ये आपका विस्मयादिबोधक चिन्ह है। मगर दोस्तों मैंने आपसे क्या कहा, ये ध्यान रखिएगा कि आगे यहाँ देखिए भाई, ये आगे चिन्ह लगा हुआ है विस्मयादिबोधक चिन्ह, उसी को ही हम मानेंगे विस्मयादिबोधक, ना कि पीछे। ठीक है, जैसे मान लीजिए वाह क्या बात है, तो वाह जब हम बोलेंगे ना वाह, यही विस्मयादिबोधक है। जो शुरू में हम बोलते हैं क्यों, ऐसा क्यों, पहले क्यों फिर ऐसा क्यों, तो जब हम क्यों बोलेंगे दोस्तों, तो क्यों के बाद विस्मयादिबोधक, तो फिर ऐसा क्यों, ऐसे। ठीक, चलिए ईश्वर सबका भला करे, आपका जीवन सुखमय हो। भैया आशीर्वाद ले रहे हो, आशीर्वाद कोई दे रहा है तो उनका इच्छा है कि आप खुश रहो, इसलिए आपको आशीर्वाद दे रहा है। चलिए संभावनार्थक वाक्य बताते हैं, जो संभावना जताई जाती है। जैसे आज दोपहर के बाद बारिश हो सकती है, हो सकती है, उसको क्या कहेंगे दोस्तों? उसको क्या कहेंगे? उसको हम संभावना के बारे में ही वाक्य जो है बोलेंगे। जैसे शायद वे कल आए, हो सकता है कल मौसम ठीक हो जाए, तो ये क्या है? संभावनार्थक वाक्य। ठीक, चलिए अब संकेतार्थक वाक्य के बारे में जान लेते हैं। जिस वाक्य में संकेत या शर्त का संकेतार्थक वाक्य कहलाता है। जैसे यदि तुम आओ तो मैं चलूं। दोस्तों ये संकेत दे रहा है कि अगर तुम आओगे तब मैं चलूंगा। वर्षा न होती तो फसल सूख जाती। अरे भैया कैसे कह रहा है, वर्षा न होती तो फसल सूख जाती, संकेत दे रहा है। ठीक है, अब चलिए दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये आपका देखिए वीडियो गया 24 मिनट का, इसलिए दोस्तों मैं इस वीडियो को यहीं पोस्ट करूंगा और स्टॉप करने के बाद मैं कल फिर आपको रचना के आधार पर वाक्य के भेद के बारे में मिलूंगा। और दोस्तों अगर कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में आप क्वेश्चन को अपने लिखिए, मैं आंसर दूंगा। दोस्तों अब इससे आसान तो नहीं कोई पढ़ा पाएगा भैया, इतना फीस लेके लोग इतना आसान नहीं पढ़ा पाते हैं। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप सभी मित्र अच्छे नंबर से एग्ज़ाम में पास हों और वर्दी पहने। तो चलिए दोस्तों, आपको और आपके माता पिता को मिलेंगे कल फिर। जय हिंद दोस्तों।